अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम मिशन सक्सेस की तरफ से जो जे.एंड.के हाई कोर्ट के लिए जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट्स हैं, उसके एक सिलेबस में जो एक यूनिट है जो लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसमें है, या कोर्ट में जो जुडिशल कम्युनिकेशन है वो सिलेबस में का हिस्सा है। और इसमें जो लीगल टर्मिनोलॉजी का जो यूनिट है, इसके जो आउट ऑफ 80 में से 10 मार्क जो हैं वो इस यूनिट को है। इसलिए आप इस यूनिट को किसी भी सूरत हाल में निगलेक्ट ना कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है क्योंकि इसमें 10 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 एग्जामिनेशंस में। और इन 10 मार्क्स के लिए लीगल टर्मिनोलॉजीज़ के लिए जो जुडिशल या कोर्ट लैंग्वेजेस जो हैं उसके जो टर्म्स हैं वो सिलेबस में जो मेंशन है, उस हवाले से हम ये लेक्चर सीरीज़ क्लासेस ला रहे हैं, लीगल क्लासेस मिशन सक्सेस की तरफ से। और एस्पिरेंट्स के कहने पे हमने ये लेक्चर, इसका लेक्चर आज ही से ही स्टार्ट किया है। और इसमें हम लीगल टर्म्स को देखेंगे। जो लीगल टर्म्स अक्सर कोर्ट में इस्तेमाल की जाती हैं या जुडिशल जो कम्युनिकेशन होती हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है, या लीगल लैंग्वेज जो है उसमें जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम इस लेक्चर में देखेंगे। वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसके लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां हम अपनी इन लेक्चर्स की PDF भी आने वाले वक्त में अवेलेबल रखेंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो है एबेंडनमेंट। एबेंडनमेंट अगर हम लीगल प्रोसीजर में देखेंगे, लॉ में देखेंगे, लीगल लैंग्वेज में देखेंगे, जो एबेंडनमेंट है वो रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन इंटरेस्ट, क्लेम और राइट वॉलंटरली। इंग्लिश में हम एबेंडनमेंट को हम गिव अप हिस्सा इख्तिताम भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम गिव अप कहते हैं। और लीगल टर्म्स में जो इसका मानी जो है वो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल होता है, क्लेम और राइट या क्लेम ऑफ राइट में के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। और इसका जो है वो है गिव अप ऑफ क्लेम ऑफ राइट वॉलंटरली, यानी कि जो दो पार्टीज़ के दरमियान अगर किसी चीज़ के हवाले से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स के हवाले से अगर पर्सन ए एंड बी के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, कोई इशू है, फिर इनमें से कोई अपनी क्लेम जो वो दोनों कर रहे हैं पहले, और उनमें से वो अपनी क्लेम जो है वॉलंटरली विदाउट एनी फोर्स इस क्लेम को एबेंडन करे या रिलिंक्विश करे, तो फिर हम उस टाइम टर्म जो इस्तेमाल करते हैं लीगल एप्टीट्यूड में या लीगल प्रोसीजर में या जुडिशियल कम्युनिकेशन में, उस टर्म को एबेंडनमेंट कहते हैं। यानी कि इट इज़ अ रिलिंक्विशमेंट और इट इज़ अ गिव अप ऑफ एन इंटरेस्ट और ए क्लेम ऑफ राइट क्लेम ऑफ राइट वॉलंटरली। यानी कि जब हम वॉलंटरली इस्तेमाल टर्म करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एनी फोर्स, इट इज़ नॉट ए फोर्सफुल एबेंडनमेंट, इट इज़ एन वॉलंटरली। इसके बाद अगर हम दूसरी टर्म देखेंगे वो है एबेट। एबेट जो लीगल प्रोसीजर में लीगल टर्मिनोलॉजी एज ए लीगल टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे तो इसका माने है टू एड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। यानी कि किसी भी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी जुर्म करने में, कोई भी ऑफेंस, कोई भी जुर्म करने में कोई एड करे, असिस्ट करे, मदद दे, माविन बने, उस चीज़ को हम एबेट कहते हैं। यानी कि एबेट एक टर्म है, इसका माने है टू एड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। यानी कि किसी भी क्राइम और या किसी भी जुर्म करने में कोई शख्स अगर कोई जुर्म कर रहा है या कोई ऑफेंस कर रहा है, तो फिर कोई शख्स उसे, दूसरा शख्स उसे सपोर्ट या कोई किसी भी किस्म का कोई एड करता है, असिस्ट करता है, तो फिर उस टाइम जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं एबेट। यानी कि इन शॉर्ट में हम कहेंगे कि कमीशन ऑफ क्राइम या कमीशन ऑफ एन ऑफेंस में कोई मदद करे, असिस्ट करे, एड करे या इन्वेस्टिगेट करे, तो फिर हम उसे एबेट कहते हैं। एक और है टर्म जो इस्तेमाल की जाती है वो है एबेटर। एबेट हमने देखा है कि एड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, लेकिन जब हम एबेटर को देखेंगे, इट इज़ द वन हु एनकरेजेस और एड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। आप थोड़ा सा इन दोनों टर्म्स पे फोकस रखिए कि दो एबेट और एबेटर। एबेट
मीन्स टू एड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। लेकिन द पर्सन हु एबेट्स, यानी कि जो ये एड करता है, जो एबेट करता है, उसको हम एबेटर कहते हैं, यानी कि जो एनकरेज करे या एड करे या असिस्ट करे कमीशन ऑफ एन ऑफेंस में, यानी कि उस शख्स को हम एबेटर कहेंगे। जो पर्सन एबेट करे या यानी एड करे, उसे हम असिस्ट करें, उसे हम एबेटर कहते हैं, यानी कि मदद करने वाले को, एड या असिस्टेंस करने वाले को किसी भी जुर्म या क्राइम में एबेटर कहते हैं। और उस असिस्ट करने की जो प्रोसेस है, ये अमल जो है, काम है, उस काम को हम एबेट कहते हैं, और इस काम करने वाले को हम एबेटर कहते हैं। यानी कि यहाँ आपको दोनों टर्म्स पे फोकस एट ए टाइम रखना है, एबेट और एबेटर को। एबेटर इज़ ए प्रोसेस, और जो ये प्रोसेस एबेट जो है, ये प्रोसेस है, एक काम है, यानी कि एक काम है, इट्स ए वर्क। और जो ये काम करने वाला शख्स जो है, जो ये वर्कर है, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में कहेंगे वर्कर, और उस काम करने वाले शख्स को एबेटर कहते हैं। यानी कि एबेट एक अमल है, और इस अमल करने वाले शख्स को एबेटर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम एबाइड। एबाइड हम इंग्लिश में भी जनरली इस्तेमाल करते हैं कि एबाइड मीन्स टू ओबे। लेकिन जब हम लीगल प्रोसीजर में इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें लीगली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ इस टर्म को डिफाइन करना है। और जो एबाइड जो है, इसका मानी जो है वो है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के मुताबिक काम करना, कानून के मुताबिक एक्ट करना, उसे हम एबाइड कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम इंग्लिश में एबाइड इस्तेमाल करते हैं, टू ओबे, टू फॉलो, तो लीगल प्रोसीजर में भी इस टर्म को जनरली इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, विद द रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, कानून की हुक्मरानी के मुताबिक एक्ट करना, काम करना, उसे हम एबाइड कहते हैं। उसके बाद देखते हैं एब इनिशियो। फ्रॉम द वेरी, इसका मानी जो एब इनिशियो जो है, इसका मानी जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैं उस आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैरिज हुई है एक्स एंड वाई के बीच, एक्स एंड वाई के बीच एक मैरिज हुई है, लेकिन मैरिज जो है ये इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, ये इलीगल है। फिर कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट आती है कि वो इस जो मैरिज है इसको इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं, यानी वाइड, इस नल एंड वाइड इस मैरिज को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जो कोर्ट अपनी रूलिंग में इस मैरिज को फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, यानी कि उसी दिन से इसको डिक्लेयर इलीगल नहीं, डिक्लेयर इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करते हैं कि जिस डेट से कोर्ट का वर्डिक्ट आए, बल्कि फ्रॉम उस डेट से जिस डेट पे मैरिज हुई है, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज कोर्ट डिक्लेयर्स दिस मैरिज वाइड एब इनिशियो, यानी कि इनवैलिड। इसका मतलब है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, बट फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, कोर्ट ने इस मैरिज को, इस शादी को इलीगल यानी इनवैलिड डिक्लेयर किया है। और इसकी यही है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि स्टार्ट से। इसके बाद हम एब्सकॉन्ड टर्म देखेंगे। एब्सकॉन्ड एक जनरली टर्म हम देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में हमने भी देखा होगा एब्सकॉन्ड। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे, हम उसको एज एन इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम एज ए लॉ पढ़ रहे हैं, हम एज ए लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। हम इसको, इस टर्म को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। यहाँ एब्सकॉन्ड का मतलब है कि वन हु हाइड वन सेल्फ इन ऑर्डर टू एस्केप अरेस्ट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर ए क्राइम और एवॉइड अरेस्ट है। यानी कि अगर कोई शख्स भाग जाता है, यानी कि एब्सकॉन्ड जो हम लीगल में देखते हैं, कि लॉ में देखते हैं, फिर उसे हम मफरूर कहते हैं। मफरूर यानी कि फ़रार होने वाला शख्स, मफरूर इसे हम कहते हैं। यानी कि भाग जाता है, किस चीज़ से भाग जाता है, कि ताकि जो क्राइम उसने किया है, जो जुर्म उसने किया है, या जो लीगल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ चल रही हैं, उस लीगल प्रोसीडिंग्स, उस अरेस्ट से, उस डिटेंशन से, उस गिरफ्तारी से बचने के लिए यह छुप जाता है, ये भाग जाता है, ये हाइड हो जाता है, और उस चीज़ को हम एब्सकॉन्ड कहते हैं। यानी कि लीगल प्रोसीडिंग से बचने के लिए, गिरफ्तार होने से बचने के लिए वो भाग जाता है, हाइड हो जाता है, एस्केप हो जाता है, उसे हम एब्सकॉन्ड, उस चीज़ को हम एब्सकॉन्ड कहते हैं। एक और टर्म है एक्सेसरी। एक्सेसरी है कि a person who is concerned in the crime but does not actually commit the crime, यानी कि एक ऐसा शख्स होता है कि जो एक क्राइम में मुलव्वस होता है, लेकिन उसने क्राइम नहीं किया होता है। फॉर एग्जाम्पल,
एक्स एंड वाई, ये दो पर्सनस हैं। क्राइम जो है वाई ने किया है, लेकिन एक्स जो है इसने क्राइम नहीं किया है, बट ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन ए क्राइम। इसने किस तरीके से ये क्राइम किया होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसने एक वाई को क्राइम करने के लिए इनकरेज किया हो, इसने वाई को इंस्टिगेट किया हो, कोई भी प्रोवोक किया हो कोई क्राइम करने के लिए, यानी कि इस तरीके से इनडायरेक्टली क्राइम का हिस्सा बन जाता है, बट ही हैज़ नॉट डायरेक्टली कमिटेड ए क्राइम। चोरी इसने की, इसने नहीं की, बल्कि इसने चोरी करने के लिए उसको तैयार किया है, इसने चोरी करने के लिए उसको प्रैक्टिस दी, इसने चोरी करने के लिए इसको इंस्टिगेट किया है। इस तरीके से ये भी केस में इन्वॉल्व है, चोरी में इन्वॉल्व है, लेकिन इसने डायरेक्टली चोरी नहीं की। और इस डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना लेकिन इनडायरेक्टली केस में इन्वॉल्व है, इस चीज़ को हम एक्सेसरी कहते हैं। अब हम देखते हैं अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब है कि अ पर्सन बिकम्स एन अक्यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर एन ऑफेंस व्हिच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय देम। यानी कि अक्यूज्ड, एक शख्स उस वक्त अक्यूज्ड बन जाता है जब उसको अरेस्ट किया जाता है, जब यानी कि जब किसी शख्स को पुलिस अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है किसी भी जुर्म में जो उसने किया हो, और उस जुर्म की पादाश में उसकी गिरफ्तारी के बाद कि इमीडिएटली वो शख्स जो होता है वो एक्यूज्ड बन जाता है, यानी वो मुलजिम बन जाता है, क्योंकि उसको गिरफ्तार किया गया हो, उस पर इल्ज़ाम चढ़ा हुआ है और उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो इमीडिएटली एक्यूज्ड शख्स बन जाता है। विच फॉर्म सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय देम, यानी कि फिर उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस जो है एज़ पर लॉ उस क्राइम या जो उस जुर्म उस पर उसने किया हो, जिस चीज़ की इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार है, यानी कि जो ये अक्यूज्ड पर्सन होता है, उस अक्यूज्ड पर्सन के हवाले से पुलिस फिर एज पर लॉ इन्वेस्टिगेशन करती है। और वो शख्स गिरफ्तारी के बाद ही इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट वो पर्सन जो होता है वो एक्यूज्ड बन जाता है। यानी कि एक्यूज्ड एक उस शख्स को कहते हैं जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है किसी जुर्म की पादाश में, और फिर वो ऐसा जुर्म होता है जिसके लिए पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। एक है एक्विटल। एक्विटल द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कोर्ट, सॉरी ये कोर्ट है या ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कोर्ट इफ़ ए कोर्ट इज सेटिस्फाइड, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हुआ है। यह है द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज बाय द कोर्ट, ये है बाय द कोर्ट, फिर एक कामा कोर्ट के बाद इफ़ ए कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद एविडेंस दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी शैल अकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। शैल यहाँ है इशू, शैल इशू एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। यानी कि जिस तरीके से हमने अक्यूज्ड को देखा कि पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, फिर गिरफ्तारी के बाद पुलिस एज पर लॉ इन्वेस्टिगेशन गेट करती हैं, लेकिन जहाँ हम एक्विटल की बात है, यहाँ जो अक्यूज्ड होता है, जहाँ अक्यूज्ड होता है उसको रिहा किया जाता है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है, कि उसको रिहा किया जाता है। कौन से डिस्चार्ज करता है? बाय कोर्ट, यानी कोर्ट इसे डिस्चार्ज करता है। कि क्यों कोर्ट इसे डिस्चार्ज या रिलीज या उसको छोड़ता क्यों है? क्योंकि इफ़ ए कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद एविडेंस दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, अगर कोर्ट मुतमईन है इस चीज़ से, जो एविडेंस है, जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, जो विटनेसेस हैं, उन विटनेसेस, उन एविडेंस, उस शवाहिद की बुनियाद पे कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती हैं कि जो ये एक एक्यूज्ड पर्सन है, जो मुलजिम है, वो नॉट गिल्टी यानी वो बेगुनाह है, उसने कोई वो गुनहगार नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। उस बुनियाद पे फिर कोर्ट ऐसे एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज करते हैं केस से, यानी कि उसको रिलीज़ करते हैं इस केस से, और फिर कोर्ट एक ऑर्डर इशू करती है, उसे ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी कि उसकी उसको छोड़ने की छोड़ने का जो ऑर्डर है वो कोर्ट फिर इशू करता है। इसका यह है एक्विटल। एक्विटल में एक्यूज्ड में पर्सन गिरफ्तार होता है, एक्विटल में पर्सन जो है उसको बरी किया जाता है, यानी कि किसी भी जुर्म से बरी, ऐसे जुर्म से बरी किया जाता है ऐसे मुलजिम को, जिस मुलजिम के हवाले से कोर्ट इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जो भी शवाहिद, विटनेसेस, सबूत या एविडेंस होते हैं, उस बुनियाद पे कोर्ट मुतमिन हो जाते हैं कि जो ये पर्सन है, जो एक्यूज पर्सन है, ये कोई गिल्टी नहीं है, उसने कोई क्राइम जुर्म नहीं किया है। उस बुनियाद पे कोर्ट उसे बरी करता है उस क्राइम से। इसके बाद हम देखेंगे एक्ट ऑफ स्टेट। एक्ट ऑफ स्टेट जो है ये कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है, कोई भी ऐसी एक्शन है जो स्टेट करती है इन द एक्सरसाइज ऑफ इट सॉवरेन पावर, यानी कि जो स्टेट की जो सॉवरेन पावर होती है
उस सॉवरेन पावर को इस्तेमाल करके जो भी स्टेट कोई इक़दाम उठे, कोई एक्ट करे, कोई स्टेप्स उठाए, कोई इक़दाम उठाए, फिर हम एक्ट ऑफ स्टेट कहते हैं। बिकॉज़ जो इस एक्ट ऑफ स्टेट है, इसमें जो स्टेट करते हैं, इट इज़ जो स्टेप्स होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, इट्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एज इट इज़ सॉवरेन पावर। उस सॉवरेन पावर की बुनियाद पर जो स्टेट काम करते हैं उसे हम एक्ट ऑफ स्टेट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्ट सीरियस का होता है रॉन्गफुल एक्ट, यानी भी कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो, रॉन्गफुल एक्टिविटी हो, वो एक्ट सीरियस में आता है। इसके बाद हम देखते हैं एडजॉर्न ऑफ अक्सर देखते हैं कि जो कभी पार्लियामेंट में स्पीकर इस्तेमाल करता है या कोर्ट्स में अक्सर इस चीज़ को इस्तेमाल की जाती है, इस टर्म को इस्तेमाल की जाती है। ये इसका जो माने हैं वो है कि टू डेफर द हियरिंग ऑफ ए केस टू अनदर डेट इन द कोर्ट। अगर हम लॉ में देखेंगे, लीगल प्रोसीजर में देखेंगे, जुडिशियल कम्युनिकेशन में देखेंगे, एडजर्न का जो माने हैं वो है कि जब कोई ऑनरेबल जज किसी केस को डेफर करता है, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग के लिए, उस नेक्स्ट हियरिंग पे नेक्स्ट डेट पे केस को डेफर करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि एडजॉर्न, यानी कि जज एडजॉर्न्स द केस, और समटाइम्स वी यूज़ द टर्म कोर्ट इज़ बीइंग एडजॉर्नड। और इसी टर्म को जैसे कि पार्लियामेंट में भी स्पीकर इस्तेमाल करता है, द सेशन इज़ बीइंग एडजॉर्नड, जैसे टर्म जैसे सेंटेंस को इस्तेमाल करता है। एड आइडम इज़ एन अनदर टर्म। इसका जो मानी है वो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर कोई दो फरीक होते हैं किसी भी केस में, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, फिर वो किसी विद कॉमन अंडरस्टैंडिंग वो किसी नतीजे पे एग्री करते हैं, किसी अपनी जो उनके दरमियान जो डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाते हैं, कॉमन एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं। अपनी जो उनकी कोहेरेंस होती है अंडरस्टैंडिंग में, इंटरेस्ट्स में, उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग को उस एग्रीमेंट या उस डिस्प्यूट के हवाले से जब किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं दोनों वॉलंटरली इन ए वेरी फ्रेंडली नेचर, फिर उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम एड आइडम कहते हैं। उसके बाद हम एफिडेविट देखते हैं। एफिडेविट आप सब जानते हैं कि एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट अंडर एन ऑथ विच इज़ स्वॉर्न बाय ए पर्सन मेकिंग इट एज ट्रू। क्योंकि जब मैं आपको सिंपल टर्म्स में एफिडेविट को बताऊंगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या स्टेटमेंट होता है जिसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसे हम एंडोर्स करते हैं कि जो ऊपर जो हमने लिखा है या जो स्टेटमेंट ऊपर मेंशन है, हम उसे इसको लिख के देते हैं कि जो भी है ये सब सच है। यानी कि इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट्स ए काइंड ऑफ एन ऑथ विच इज़ स्वॉर्न बाय द पर्सन। वो शख्स इसको स्वॉर्न करता है जिस पर्सन का ये एफिडेविट होता है। वो इसलिए स्वॉर्न करता है कि ये इसको गारंटी देता है कि जो इसमें है ये ट्रू है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट टर्म, आज के लेक्चर की जो लास्ट टर्म है वो है एडवर्स क्लेम। एडवर्स क्लेम जो है, क्लेम पुट फॉरवर्ड अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि जब कोई शख्स कोई ऐसी क्लेम करे जो एक्स एंड वाई के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो, फिर एक्स कोई ऐसी क्लेम करे जो वाई के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर हो, बैंकिंग के मामले में हो, पीस ऑफ लैंड के हवाले से हो, ये एक क्लेम करता है कि जो वाई की इंटरेस्ट से खिलाफ हो, उस क्लेम को हम एडवर्स क्लेम कहते हैं। क्योंकि ये एक पर्सन की क्लेम जो है दूसरे के एडवर्स में होती है, दूसरे के अपोजिट होती है, दूसरे के अगेंस्ट होती है, इसलिए हम इसे एडवर्स क्लेम कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज कल जो लेक्चर है लीगल क्लासेस हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी पे हैं, आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मज़ीद हम लेक्चर्स इस लीगल क्लासेस के हवाले से आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आज के लेक्चर के हवाले से या आने वाले लेक्चर्स के हवाले से आप अपना फीडबैक इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि उस टेलीग्राम चैनल पे हम इन वीडियो लेक्चर्स की PDF फाइल आने वाले वक्त में अवेलेबल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।